बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कभी कभी बड़ा खौफ आता है कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कहीं हम फेल्ड स्टेट्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, या ऐसी स्टेट्स में शुमार तो नहीं होने वाले हैं जिन्हें नाकाम रियासतें कहा जाता है, कहीं हम उनकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम नज़र डालते हैं पासपोर्ट्स में हमारा आखिरी नंबर, निज़ाम जो इंसाफ का है उसमें हमारा आखिरी नंबर, अमन व अमान की सूरत हाल में हमारा आखिरी नंबर, हमारा यानी जो भी दुनिया की रैंकिंग उठा लें हम कहीं नीचे ही आकर फॉल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब हम जब अपने दाएं बाएं पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ तो जारी हैं, ढिठाई भी जारी है, आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा, आवाम को धक्के मिल रहे हैं, गरीब को कफन भी दस्तयाब नहीं है, अमीर को ये जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसने जहाज़ क्यों ख़रीदा। यानी जिस स्टेट में हुक्मरान जवाबदेह ही ना रहें, आप सोचें ना कि ऐसी रियासत जिसमें हुक्मरान जवाबदेह ही ना हो और कहें जाओ ख़रीदा है, अब कर लो जो करना है, तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं। हालांकि जमहूरी निज़ाम में जो जो हुक्मरान होते हैं वो रियाया को, अवाम को जवाबदेह होते हैं, उनका एहतसाब होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो चाहें कर लें कि हाँ ख़रीदा है, कर लो जो करना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए ख़रीदा है और सही ख़रीदा है, आप डट जाएं और आपसे कोई पूछने वाला ना हो कि भाई इसे छुपाने की वजह क्या थी। चलिए ख़रीदा है तो कैसे ख़रीदा है, चलिए ख़रीदा है, मान गए ना ख़रीदा है तो कितने का ख़रीदा है, चलिए मान गए कि ख़रीदा है तो किस कंपनी से ख़रीदा है, कौन से वेंडर से ख़रीदा है, कौन सी बीच में एजेंसी थी, कहाँ से आया है, कितने उसको कमीशन दिया है, कितने पायलट हैं, क्या ख़र्चा है। आप अपने आप को ये बताने का लायबिल भी नहीं समझते और फिर इस बात पर भी जवाबदेह अपने आप को महसूस नहीं करते कि आपने अवाम से झूठ बोला, गलत बयानी की। मुहज़्ज़ब मुआशरों में, कामयाब रियासतों में आप झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपको अपने हुद्दे से हाथ धोना पड़ेगा, इतना बड़ा जुर्म करार पाएगा कि आपने अवाम से पब्लिक फोरम पर आके झूठ बोला। यहाँ पर अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि जी हाँ, वो जहाज़ तो पंजाब एयर का जहाज़ है, वो तो फ्लीट बना रहे हैं उसका जहाज़ है। हालांकि उन्हें पता था कि वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन बोला और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आज जब साबित हो गया, एक मिनिस्टर कह रही है हाँ ख़रीदा, जो करना कर लो, दूसरे मिनिस्टर कह रही थी कि नहीं वो तो हमारा जहाज़ ही नहीं है, वो तो पंजाब एयर का जहाज़ था। तो अब दोनों में से जो झूठ बोल रहा है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, हमारे मुआशरे में नहीं हो सकती। हमारे मुआशरे में कल देखें कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, गरीब के बच्चे मरते, कोई इदारे काम नहीं कर रहे, कोई। हालांकि मैंने खुद भी घर बनवाए हैं, अपना भी घर बनवाया, लाहौर में भी बनवाया। आप गली मोहल्ले में भी घर बना रहे हो ना, पहुंच जाते हैं बंदे, गोजी बजरी आपने सड़क पे फेंकी हुई है जी, अच्छा आप क्या करेंगे, 2,000 रुपये दे दें, 4,000 रुपये दे दें। निज़ाम करप्ट हो चुका है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई ये ग्रीन कपड़ा लगाओ, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये बजरी यहाँ नहीं फेंक सकते, इसके लिए इजाज़त तामा लेना पड़ता है या इसको ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर एक घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मिट्टी उन्होंने छत पे फेंकी हुई थी, मज़दूर लगे हुए थे, नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, अब हो सकता है वहाँ पर भी कोई बंदा आया होगा, जी आपने ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसका इजाज़तनामा तो लिया ही नहीं और 2,000 रुपये लेकर चला गया हो सकता है ना भी गया हो। लेकिन बहरहाल हमारा निज़ाम इस किस्म का हो गया है। तो वहाँ मासूम 14 बच्चे, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, क्या होते हैं बच्चे, हमारे बच्चे भी इतनी उम्रों के हैं ना, मेरे बच्चे भी इतनी उम्रों के हैं। तो मुझे एहसास होता है कि इतनी उम्र के बच्चे को अगर कट लग जाए, चोट लग जाए तो आपको इतनी तकलीफ़ होती है, और वो मिट्टी तले आके छत तले दब जाए के मर जाए, वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। गुल प्लाजा में आग लगी, हम चीखे चिल्लाए, उसके बाद फिर लग जाएगी, कहीं और लोग मर जाएंगे, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सिस्टम ही नहीं बनाना। तो जिस रियासत में सिस्टम नहीं होता ना, वही तो फेल्ड स्टेट होती है। और वो फेल्ड स्टेट क्या होती है? तो मैं कभी कभी लरस जाता हूँ सोच के कि यार हमारा शुमार उन रियासतों में तो खुदा न खास्ता नहीं हो जाएगा कुछ अरसे में, कि जहाँ पर बादशाहों से बदतर निज़ाम हो, हुक्मरान जो हैं वो अकाउंटेबल ही ना हो, अदालतें तबाह हो चुकी हों। आप देखें ना, जिस मुआशरे में अदालतें मौजूद ना होंगी वो मुआशरा तो चल ही नहीं सकता। आप देखें कितनी काबिल गौर बात है जो मरियम औरंगज़ेब ने कही। उसने कहा कि हाँ ख़रीदा है जहाज़, अगर किसी को एतराज़ है तो जाओ अदालतों के पास। ये कॉन्फिडेंस है अदालतों के ऊपर।
जब आप कहते हैं ना कि मैं जीता हूं भाई इलेक्शन तो तुम हारे हुए हो, तो आगे से वो कहता है अच्छा तुम जीते हो मैं हारा हूं, तो जाओ अदालतों के पास, जाओ ट्राइब्यूनल्स के पास, जाओ जाके इंसाफ ले लो। कहने का मतलब होता है कि ले सकते हो तो फिर ले लो अदालतों से निज़ाम। ठीक है, पहले लोग धमकी दिया करते थे कि आई फेस यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। अब लोग कहते हैं यार तुम्हें एतराज़ है मेरे पास, जाओ मेरे खिलाफ मुकदमा करो, जाओ इंसाफ ले लो जाके। क्यों? क्योंकि यकीन है कि अदालतों से इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मैं मैनेज कर लूंगा अदालतों को। तो ये अदालतों का हाल हो गया। मैं ये तमहीदी जुमले दो चार बोलना चाहता था, बात लंबी हो गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ हुक्मरान जवाबदेही नहीं रहे, और सीना जोरी देखिए कि सीना ठोक के कहते हैं खरीदा है, कर लो जो करना है, जाओ अदालतों से के पास जाओ, जाओ शिकायत लगा दो हमारी जाके। तो ये बदमाशिया का रवैया है, ये बादशाहों का रवैया है, ये जो है उन लोगों का रवैया है कि जो अपने आप को किसी के आगे जवाबदेही नहीं समझते। कभी किसी ज़माने में अखबार में एक कॉलम ख़बर लगती थी और जो है वो लेने के देने पड़ जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार हैं, आगे से अकड़ जाते हैं और तरह तरह के बिल लेकर आने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें ना, जो बिल आया पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026, कल एक MNA साहबा फरमा रही थी कि ये तो प्राइवेट मेंबर कोई अपना लेकर आया, मरीम साहबा को तो पता भी नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह, यानी हुकूमत ऐसे ऐसे हथकंडे, और ये PTI के लिए बिल आया है, ये किसी को कोई गलत फहमी ना रहे, अपने मुखालिफिन के लिए लाया गया बिल है। यानी इसमें देखें ना, सोशल मीडिया पर आदतन अफवाहें फैलाना भी समाज दुश्मन रवैया करार दिया गया है। यानी आपके नज़दीक जो अफवाह है आपके नज़दीक, हालांकि अज़मा बुखारी झूठ बोल रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक शख्स कोई गलत खबर शेयर कर देगा और 3 बार कर देगा, अब अच्छा ये आदतन क्या होता है ये भी इसकी कोई तादाद नहीं बताई गई कि 3 दफ़ा करने वाला आदि मुजरिम होगा, या 6 दफ़ा करने वाला आदि मुजरिम कहलाएगा, या 4 दफ़ा करने वाला आदि। ये इख्तियार दे दिया गया है ज़िले कमेटी को कि वो फैसला करेंगे आदि मुजरिम है या नहीं है। अब वो कमेटी 2 दफ़ा करने वाले को भी आदि मुजरिम करार दे सकती है, 10 दफ़ा करने वाले को भी, जुर्म करने वाले को आदि मुजरिम करार दे सकती है। अब आपने एक खबर गलत शेयर की है, कुछ दिन बाद फिर आपसे गलत खबर शेयर हो गई है, अब आप आदि मुजरिम हो गए। अब आपके खिलाफ वो कड़ा पहनाएंगे आपको, और आपके खिलाफ सारे जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे, CNSE ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, आपको नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ करेंगे आपके साथ। तो जब ये फ़िरौनियत वाला रवैया आपकी जो हुक्मरानी में, तर्ज हुक्मरानी में आ जाता है, तो फिर यही होता है। इस बिल में आदि मुजरिमों के बाज ना आने पर उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने, बैंक अकाउंट्स मुअत्तल करने से उनकी जायदादें जब्त करने तक बहुत सी मरहलावार तादीबी कार्रवाइयों का जिक्र है। आदि मुजरिम करार दिए गए शख्स को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनने का हुक्म दिया जा सकेगा। कमेटी किसी जुर्म का बार बार इर्तिकाब करने वाले शख्स को आदि मुजरिम करार देने का इख्तियार रखती है। और दिलचस्प बात देखिएगा, अभी आगे आएगी। ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी बैंक अकाउंट्स मुजमद करवा सकेगी। कमेटी पासपोर्ट ब्लॉक करवाने की सिफारिश भी कर सकेगी। आदि मुजरिमों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करवाए जा सकेंगे। साइबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी मुकम्मल होगी, मुमकिन होगी। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी हर माह इजलास मुनक्किद करने की पाबंद होगी। और कमेटी के फैसले, ये है सबसे दिलचस्प पॉइंट, कमेटी के फैसले नेक नियति पर मबनी तसव्वुर किए जाएंगे। जो फैसला होगा ये तयशुदा है, ये तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने नेक नियति से फैसला किया। यानी वो कमेटी भी अकाउंटेबल नहीं है। वो अगर किसी के खिलाफ गलत फैसला भी देगी तो तसव्वुर यही होगा कि उन्होंने फैसला ठीक दिया। तो दाद तो दीजिए ऐसा कानून घड़ने वालों को भी, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। यानी कोई शख्स मोहम्मद अली को या मोहम्मद इमरान को या असदुल्ला को टांग दे कोई कमेटी किसी के इन्फ्लुएंस में, और ये ज़िले कमेटियां ज़ाहिर है हुकूमत के इन्फ्लुएंस में होती हैं। अब ये किसी के इन्फ्लुएंस में किसी को टांग दे, किसी को कुछ भी कर दे, लेकिन तसव्वुर होगा कि उसका फैसला नेक नीति पर मबनी है। तो आप सोचें ना कि कैसे कैसे कानून लाने की कोशिश की जा रही है। और मकसद क्या है कि वो जो PTI के खिलाफ 3 मरतबा एहतजाज में आए, 4 मरतबा आए, 2-4 मरतबा वो पकड़ा जाए, अब वो आदि मुजरिम है जी। ये तो बार बार दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता है, आदि मुजरिम है ये। करो इसके खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ, पहनाओ उसको कड़ा और उसकी मॉनिटरिंग करो। तो इस तरह का कानून पंजाब में लाने की कोशिश की गई, जिस पर शोर शराबा करने और स्पीकर साहब के रौला डालने मलिक अहमद ख़ान ने, अब वो क्यों किया ये एक अलहदा स्टोरी है, इस पर अलहदा बात हो सकती है। तो मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ के इस लाए गए बिल पर उन्होंने हैरत, परेशानी
अफसोस और गुस्से का इजहार किया, तो उसके बाद हमने देखा कि मामला कुछ दिन के लिए फ़िलहाल इसको मौखर कर दिया गया। तो दूसरी तरफ वो आपने देखा था कि एक शेज़ा फातिमा बिल लेकर आ रही थी कि जायदाद पे कब्ज़ा कर लेंगे और कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मसला ये है कि रियासत का रवैया ये हो गया है कि भाई हम बदमाश हैं, जो मर्ज़ी करें, अवाम कौन होते हैं, कौन है अवाम जो शोर करे। तो ये इस रवैये के साथ हुकूमत की जा रही है। तो पीटीआई दरअसल जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है और उनको पकड़ने के लिए, उन्हें कैप्चर करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए तरह तरह के मंसूबों पर, नित नए मंसूबों पर काम किया जाता है और तरह तरह के बिल लाने की कोशिश की जा रही है। ख़ुद अकाउंटेबल नहीं है, खुद आज तक उन्हें पता नहीं चला कि उन्होंने गाड़ी जो ली थी वो रूल्स में रिलैक्सेशन नहीं की जा सकती थी, गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकलवाई जा सकती थी। उन्हें वो जो है वो उन्हें इसके बारे में ना उस वक्त पता था और ना आज पता है। वजाहत कर देती ना, बाद में कहती मैं इसके बारे में चेक करूँगी, बताऊँगी, फिर बताया। तो ख़ुद आप जवाबदेह नहीं है, लेकिन आवाम को इस कदर जवाबदेह ठहराना चाहते हैं आप कि अच्छा ये तुमने काम कर दिया, चलो जी तुम्हारे खिलाफ ये दफ़ा लगेगी, तुम्हारे खिलाफ फलां कानून हरकत में आएगा, एनसीसीआई ये हरकत में आएगा, तुम्हारे खिलाफ वो पीका लगेगा, तुम्हारे खिलाफ ये वाला जो है वो हैबिचुअल एक्ट लगेगा। तो अवाम के लिए बीसियों कानून, खुद आप जवाबदेह नहीं है। कैसी मज़ेदार बात है। तो ये इस तरह जब होता है तो फिर इससे साबित होता है कि अवाम का और हुक्मरानों का जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर पड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, और इसी तरह से फिर कोई रियासत जो है वो एक कमज़ोर स्टेट बनती है और आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता वो फेल्ड स्टेट बन जाती हैं। तारीख़ें बड़ी पड़ी हैं यहाँ पर, आपको जो कौमों के उरूज ज़वाल की कहानियाँ किताब एक बड़ी फेमस किताब है, मैं पिछले दिनों भी पढ़ रहा था। तो कौमों के उरूज ज़वाल की यही कहानियाँ होती हैं। सबसे पहले वहाँ से इंसाफ चला जाता है, इंसाफ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से इदारे काम करना छोड़ देते हैं। ये पाकिस्तान को इसी डगर पे चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही तकलीफ़देह बात है बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए और शायद आपके लिए भी हो। और दूसरी तरफ देखिए हालत यह है कि सब कोई लूटने फूटने में लगे हैं, करप्शन का जो निज़ाम है वो सर चढ़ के बोल रहा है। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में वजारत कौमी सेहत में बड़े पैमाने पर माली और इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। किसमें? वजारत कौमी सेहत में। क्या है, अब आपको मैं थोड़ी सी तफसील बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2015 से 2023 के दौरान मजमूई तौर पर 156.5 अरब रुपए के आलमी फंड्स का जायजा लिया गया। इसमें से 122 अरब रुपए से जायद ज़ाय हो गए। 122 अरब रुपए ज़ाय हो गए आलमी फंडिंग में से, वसूल ना किए जा सके या नाकिस अंदाज में इस्तेमाल हुए। मजीद 34.5 अरब रुपए रुकी हुई खरीदारियों और इंतजामियों और तंजीमी अखराजात की नज़र हो गए। हुकाम इजाफी फंडिंग के लिए इंटीग्रेटेड फंडिंग रिक्वेस्ट जमा नहीं करवा सके। जो आपने इजाफी फंडिंग लेनी थी आलमी इदारों से, उसके लिए जो आपको रिक्वेस्ट जमा करानी होती है तो कुछ तकाजे पूरे करके आप वो नहीं करा सके, जिससे 22.9 मिलियन अमरीकी डॉलर इजाफी इमदाद नहीं मिल सकी। वो तकाजे आप पूरे नहीं कर सके। फिर 11.4 मिलियन डॉलर इमदादी सामान के रिकॉर्ड में तजाद है। 2.4 मिलियन डॉलर निजी रेसिपेंट की ममनुआ इकदामात और कमज़ोर निगरानी के बायस नुकसान हुआ। 2.1 मिलियन डॉलर तकरीबन 468 मिलियन रुपए अद्वियात की मयाद ख़त्म होने से ज़ाया हो गए, कि अद्वियात की मयाद ही ख़त्म हो गई। टीबी प्रोग्राम में भी 336 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ। 3.6 मिलियन डॉलर मुख्तस फंड इस्तेमाल ही ना किए जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP ऑक्सीजन प्लांट्स और नस्ब और फाल ना कर सका। इससे 10.7 अरब रुपए का मंसूबा तात्तुल का शिकार हो गया। तो ये जो यानी हमारी जो सेहत का निज़ाम का तबाह होना है, उसमें आपकी नालायकी भी है, उसमें करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, सब कुछ शामिल है। अब आलमी इदारे फंडिंग करते हैं और हम उसको पराया माल समझ के खा जाते हैं। यह हालात चल रहे हैं। और अयाशियों का भी आपको बता दूं थोड़ा सा, पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने वफाकी बजट बनाने वाले मुलाजमीन को 6 महीने की इजाफी तनख्वाहें देने का फ़ैसला किया। ऐलान किया कि जिस टीम ने बजट बनाया है उनकी को 6 महीने की इजाफी तनख्वाहें बोनस के तौर पर दी जाएँ, एजाज़िया। क्यों भाई, कौन सा एहसान किया आपने इतना शाहकार बजट बना के हमारे सरों पर? कौन सा एहसान किया है और क्या ऐसा काम आपने कर दिया कि आपको 6 महीने की इजाफी तनख्वाहें मिलें? और अब विफाक के बाद पंजाब में भी ये हुआ है कि बजट साजी के अमल में शामिल सरकारी मुलाजमीन को 6 बुनियादी तनख्वाहें, अच्छा ये वज़ीर आज़म ने उस वक्त दी थी, ये
और पंजाब में अब क्या हुआ है, पंजाब ने बजट साजी में शामिल पंजाब असम्बली, महकमा कानून, 90 शारा के मुलाजमीन और दीगर मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन के लिए 4 माह की एजाज़ी तनख्वाह देने का ऐलान किया। तो पहले उधर विफाक में 6-6 महीने की और यहाँ 4-4 महीने की एजाज़ी तनख्वाहें देने का आपने ऐलान किया। और आप 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का लग्जरी तैयारा ख़रीद चुके हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं जाओ ख़रीदा है, जो करना है कर लो। पंजाबी में कहते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये मरियम औरंगज़ेब साहब का रवैया था और पंजाब की जो शाह खर्चियाँ है उसका भी आपने आलम देख लिया। और ये सारे पैसे जो इधर उधर ज़ाया हो रहे हैं, जिसका जहाज़ ख़रीदा गया, ये कहाँ लगने चाहिए? ये हेल्थ पे लगने चाहिए, तालीम पे लगने चाहिए ना। बेसिकली आपकी मेरी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, कौम के बच्चों की एजुकेशन, इन पे लगने चाहिए ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, यहाँ पर जो नौजवान हैं वो रोज़गार हासिल कर सकें। लेकिन हालत क्या है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में दाखिलों की तादाद सिर्फ 3 साल में 11.8% से कम होकर 22.3 लाख से 19.6 लाख रह गई है। यानी 22 लाख बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते थे, उनकी बजाय अब 19 लाख बच्चे दाखिला ले रहे हैं। यानी आबादी बढ़ गई है और जो दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद है उसमें कमी वाक़ई हो गई है। तकरीबन 2,62,000 तलबा आला तालीम के निज़ाम से बाहर हो गए। यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे दाखिला लेते हैं उसमें से 2,62,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वो इस दफ़ा यूनिवर्सिटी नहीं गए। और ये जो है बुनियादी तौर पर जो बहरान है, इसकी वजह मुआशी लगती, बज़ाहिर ये लगता है कि मुआशी बहरान है, मुश्किलात उनकी बढ़ गई हैं, महंगाई है, फिर लोग बाहर भी, मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो आप सोचें ना कि नौजवानों को क्या दिया जा रहा है। एक तरफ आप नौजवानों को के लिए वो कहते हैं कि जी हमने इनको वोटिंग राइट भी इनसे छीन लेना है और 25 साल कर देनी है उम्र। दूसरी तरफ उन बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए उनके तालीमी अखराजात भी वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई ये है कि किसी ना किसी को किसी ना तरह से अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। तो कौन सा शोबा है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकेंगे कि ये शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है? तो खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो स्टेट है ये एक ऐसी स्टेट्स में शुमार होने लगे जो कि नाकाम रियासतें मानी जाती हैं। क्योंकि मैं जो फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ ये सब नाकाम रियासतों में हुआ करते हैं, कामयाब रियासतों में ऐसा नहीं होता। अब आखिर में बात कर लें ज़रा 2-3 इश्यूज़ पे जो इमरान ख़ान अडयाला जेल से जुड़े हुए हैं। देखिए, शाहिद खट्टक साहब ने कहा कि अवाम अब सिर्फ डी चौक और इस्लामाबाद की कॉल मांगती है, जल्द कॉल देंगे, ये शाहिद खट्टक साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब डी चौक और इस्लामाबाद की कॉल के अलावा किसी और बात पर तवज्जो नहीं देते। उन्होंने कहा कि इसलिए पार्टी आइंदा एक बड़ी कॉल देने की तैयारी कर रही है। शाहिद खट्टक के मुताबिक कारकुन बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं और जल्द आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अब ये शाहिद खट्टक साहब ने स्टेटमेंट तो दिया है, लेकिन मेरे जहन में इस स्टेटमेंट से कुछ सवाल पैदा हुए हैं। मसलन ये कि पहले हमें ये कहा जाता है कि भाई तहरीक चलाने या ना चलाने का फ़ैसला करने का इख्तियार सोहेल आफरीदी साहब को नहीं दिया गया। ये इख्तियार महमूद अचकज़ई साहब को और पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप के पास है। तो सोहेल आफरीदी साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं है। तो अगर उनके पास ये इख्तियार नहीं है तो डी चौक आने का फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा कैसे करेगा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि सोहेल आफरीदी साहब को जो इख्तियार दिया गया है वो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात, कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करें, और स्ट्रीट मूवमेंट का इख्तियार इनको सोहेल आफरीदी साहब को दिया गया है। उसका मतलब है कि मुख्तलिफ़ शहरों में जाएँ, वहाँ पर 2-2 3-3 दिन के इवेंट्स करें, जैसे आप लाहौर गए थे, जैसे आप कराची गए थे। लेकिन गुज़श्ता कई महीने से हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट भी नहीं हो रही। चलिए अडयाला तो आना बात की बात है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट भी नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब बहरहाल सोहेल आफरीदी साहब को देना पड़ेगा या चाहिए। इसके अलावा सोहेल आफरीदी साहब और बाकी पीटीआई की लीडरशिप कहती है कि जी इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि अडयाला के यहाँ डी चौक नहीं आना, क्योंकि ये गोलियां मारते हैं और हम अपने बच्चों को नहीं मरवाना चाहते। तो इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि डी चौक ना आएँ। तो अगर इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि डी चौक ना आएँ, तो फिर शाहिद खट्टक साहब डी चौक आने की बात कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही हवाई बात हो रही है? तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस बात से पैदा होते हैं। मसला जो इमरान खान से मुलाकात का पिछले कई दिन से चल रहा है और एक बहस चल रही है कि किसकी मुलाकात हो, किसकी ना हो, मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब बैरिस्टर सैफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहनों में से अगर नौरीन नियाज़ी को मिलने का कहा जाए तो उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, या सिर्फ अलीमा ख़ान को मिलना चाहिए, या फ़ैसला ये अलीमा ख़ान करें कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना।
अब सलमान राजा को भी मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि जी ये फैमिली का इस्तेहकाक है, वो जिसको चाहें मिलना चाहें और जिसको चाहें ना चाहें, या ग्रुप में मिलना चाहें या अकेले मिलना चाहें, तो ये फैमिली का इस्तेहकाक है, ये फ़ैसला फैमिली को करना चाहिए। यानी अगर नौरीन नियाज़ी से मुलाकात नहीं चाहते हैं वो फैमिली, और फैमिली चाहती है कि हलीमा ख़ान ही मिलें, तो उनका इस्तेहकाक है। अब ये उसूली तौर पर तो बात ठीक मालूम होती है, लेकिन बहरहाल नौरीन नियाज़ी को ही अगर मौका मिल रहा है मिलने का तो मिल लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब को भी मौका मिल रहा है तो मिल लेना चाहिए, ताकि कोई बात तो बाहर आए। लेकिन असल फड्डा क्या है? असल इसमें मसला ये है कि आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब को जब भी इस तरह की रेयर मुलाकातें होती हैं, या जब भी मुलाकातें हुआ करती थी, तो इमरान ख़ान साहब को मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ब्रीफ़ करके उनसे मुख्तलिफ़ फ़ैसले करवाए गए। मसलन उनसे जो है वो सलमान राजा साहब को भी इसी तरह एक फ़ैसला उनको ब्रीफ़ करके या उनका ज़हन बना के लगवाया गया। इसी तरह से इमरान ख़ान साहब से जो है वो अपोजिशन लीडर लगवाने का फ़ैसला भी किया गया कि महमूद चकज़ई को लगवा दें, ये इमरान ख़ान से फ़ैसला करवाया गया। इसी तरह से कमेटियों से बाहर आने का फ़ैसला भी इमरान ख़ान से करवाया गया। अब पार्टी कहती है कि जी कमेटियों से बाहर निकलना गलती थी, लेकिन क्योंकि इमरान ख़ान ने कह दिया तो हम उनके पाबंद हैं। इमरान ख़ान कहेंगे वापस चले तो चले जाएंगे, लेकिन इमरान ख़ान से ये फ़ैसला करवाया किसने? इसी तरह से जो है वो चीफ़ मिनिस्टर जब तब्दील होने थे तो उस वक्त भी इमरान ख़ान से फ़ैसला करवाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान ख़ान के पास चूँकि मालूमात का ज़राए महदूद हैं, तो वहाँ जाकर कोई शख्स जिन्हें जिस तरह का वो ब्रीफ़ करता है उस तरह का फ़ैसला उनसे लेकर आ जाता है और बाहर आके अनाउंस कर देता है कि खान साहब ने तो ये फ़ैसला सुनाया है, और किसी के लिए फिर कोई चारा ही नहीं रहता कि उसको माने ना माने। तो अब मसला ये है कि ज़ाहिर है कई लोगों को ये लगता होगा कि अगर फ़लाँ मिलेगा तो अपनी बात ये ना मनवा कर आ जाए। यानी हलीमा ख़ान साहबा को ये लगता होगा कि अगर बैरिस्टर साहब मिल गए तो बैरिस्टर साहब को ऐसे फ़ैसले करवा के ना आ जाएँ कि जो हमारी मंशा के मुताबिक ना हो, और उन्हें किसी और को लगता है कि अगर हलीमा ख़ान साहबा मिलेंगी तो वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लेंगी। शायद किसी को ये भी लगता होगा कि नौरीन नियाज़ी मिलेंगी तो वो पता नहीं बात पूरी कन्वे कर सकेंगी, कन्विंस कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी। तो इमरान ख़ान से मुलाकात को तरजीह बनाने की बजाय अपने अपने मसाइल में बहुत सारे लोग उलझे हैं कि हम इमरान ख़ान को अपने हिसाब से बाहर के हालात के बारे में ब्रीफ़ करें, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में कोई मुलाकात नहीं हुई, तो हम इमरान ख़ान को अपने हिसाब से ब्रीफ़ करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे फ़ैसला लें ताकि वो हमारे फ़ायदे में हो और उसके मुताबिक हम बाहर का निज़ाम अपने हिसाब से चला सकें। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर चल रही हैं, और चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप चाहता है कि हमारे ग्रुप में से किसी की मुलाकात हो, दूसरा ग्रुप चाहता है कि हम में से कोई एक बंदा मिले ताकि ये ग्रुप के मफादात महफूज रहें, और अगर वो फ़ैसला लेकर आए तो दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेकर आ जाए, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेकर ना आ जाए। ज़ाहिर है सलमान राजा मिलेंगे या वो मिलेंगे तो वो चाहेंगे कि जो है वो शेख वकास को हटा के शौकत बसरा को उनकी जगह पे लगा दें, और अगर कोई और मिलेगा तो वो कहेगा कि नहीं जी शौकत बसरा साहब जो हैं वो तो मुनासिब आदमी नहीं है और शेख वकास ठीक काम कर रहे हैं। तो इमरान ख़ान से फ़ैसले आने का दारोमदार इस बात पर है कि मिलता कौन है, कौन से ग्रुप का बंदा मिलता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त पीटीआई के अंदर बना हुआ है, और इसी वजह से जो किसी एक से अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो वो चाहता है कि दूसरे से भी मुलाकात ना हो पा रही हो। इस तरह की सूरत हाल है, और इसीलिए एक मुलाकात को इस तरह से सबूताज किया जाता है, उसके खिलाफ माहौल बनाया जाता है कि वो फिर बात खटाई में पड़ जाती है और रह ही जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।